अब बताइए सही है क्या? हेलो, आई थिंक अब सही है। हाँ बिल्कुल, आवाज सही आ रही है ना? ओके ओके, गुड 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 गुड, चलो। 5 मिनट खराब हुए हम लोग के, लेकिन कोई बात नहीं, सही हो जाना चाहिए। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने सेकंड एनएफ तक कर लिया था। थर्ड एनएफ तक बेसिकली कर लिया था। ठीक, तो मैं एक बार सारा पॉइंट रिकॉल कर दूं जिससे सारी बातें हम लोग को याद आ जाएं। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी समझा था। फंक्शनल डिपेंडेंसी समझने के बाद हम लोगों ने समझ लिया था कुछ प्रॉपर्टीज, जिसको या रूल कह सकते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग रूल। आर्मस्ट्रॉन्ग रूल के बेसिस हम लोगों ने क्लोजर फाइंड आउट करना सीख लिया था। क्लोजर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग कैंडिडेट निकालना सीख गए थे। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया था। तो नॉर्मलाइजेशन में भी हम लोगों ने फर्स्ट एनएफ पढ़ा, फिर सेकंड एनएफ पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड एनएफ, यहाँ तक हम लोगों ने शायद कर लिया। थर्ड एनएफ तक हो गया है। ठीक, चलो, हो गया था ना? जल्दी बताओ। हाँ, हो गया था। एक रिलेशन है आर, आर के अंदर ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास 5 या 6 कॉलम दिए हुए हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी आपकी जो टेबल है की है वो क्या है? एबीडी है। ठीक, तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो गए? प्राइम एट्रीब्यूट हो गए एबीडी। नॉन प्राइम कौन से हो गए? सीईएफ। अब मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना है, बेटा बात को बहुत ध्यान सुनिए, अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना है तो वहां पर आपका क्या होना चाहिए? जो नॉन प्राइम है, ध्यान से सुनना, जो नॉन प्राइम है वो आपका पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंड है तो हम क्या बोल देंगे कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ध्यान से सुनो बात को, क्योंकि बीच से निकल के आएगा। ठीक, और अगर फिर से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे अगर हमने देखा कि नॉन प्राइम है और वो नॉन प्राइम किसी नॉन प्राइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे के पहले खुद बता रहा हूं, फिर इसके बाद आप बताएंगे। ठीक है, यहीं पर मैं लिख रहा हूं। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक रिलेशन है, फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूं। लेट अस सपोज मेरे पास एक रिलेशन है आर एंड एक और सॉरी, ABCDEF आपके पास रिलेशन है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो की है वो लेट अस सपोज ABD है, वही जो हमने पिछले बार रखा था वही रख रहे हैं। ठीक, इधर क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे भी, सब कुछ बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हमने कहा कि ABCDEF एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर 6 कॉलम के साथ। ABD उसका हमने बोल दिया कि क्या है? ABD इज द कैंडिडेट की। तो प्राइम कौन से एट्रीब्यूट हो जाएंगे? प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे आपकी, आपका नॉर्मलाइजेशन का आधे ज्यादा काम हो गया, क्योंकि जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन आता है उसमें यही आता है किसी भी एग्जाम में कि आप ये बताइए कि ये किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो बेसिकली हम लोग को BCNF तक चेक करना रहता है। ठीक, देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है इसमें। तो ये हो गया, और CEF ये क्या हो गया आपका? नॉन प्राइम। CEF हो गया नॉन प्राइम। अब ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप बताएंगे। ठीक, लेट अस सपोज वी आर हैविंग कि A डिटरमाइन कर रहा है, A डिटरमाइन कर रहा है E को। तो जल्दी से बताओ कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? जल्दी बताइए, क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? ओके, हेलो, अब सही है? हेलो, हेलो, अब सही है? ज्यादा ब्रेक हो रहा? हेलो,
हेलो, अभी सही चल रहा है बेटा? अभी सही चल रहा है? यस नो में बताओ। अभी सही है, ओके। ओके, गुड। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्लो चल रहा है, लेकिन कोशिश करो। मैंने ये क्वेश्चन दिया है और मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो, स्क्रीन विजिबल है, बस इतना बताओ। ओके, ठीक। स्क्रीन विजिबल है तो जरा सा ये बताइए कि क्या ये सेकंड नॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में है जो मैं लिख रहा हूँ? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं? सेकंड एनएफ में है या नहीं? ये डिपेंडेंसी, ये जो आपको दिया गया है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? जल्दी बताइए। इज दिस इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म? रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। नो। यस, अच्छा नो। और बताइए भाई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं? हाँ, अब जरा रीजन बता दो एक एक लाइन में क्यों नहीं है। अवनीश, रीजन बताओ क्यों नहीं है। पार्शियल डिपेंडेंसी, ओके। मतलब देखिए, यहाँ पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सब लोगों ने ऑलमोस्ट सही आंसर किया है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आप राइट हैंड साइड चेक करेंगे। जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड चेक करूंगा। अगर यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट है तो मुझे कुछ चेक करना ही नहीं है, तब ऑटोमेटिकली मैं बोल दूंगा कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ध्यान से समझ गए बात को। अगर राइट हैंड साइड पे, मैं बात फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर राइट हैंड साइड पे आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट बोलने का मतलब या ए या तो बी या तो डी, या ए बी या बी डी या ए डी, मतलब कुछ भी हो, प्राइम एट्रीब्यूट में से अगर कोई भी हुआ तो हमको कुछ भी चेक नहीं करना, हम आंख बंद करके बोल देंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। और अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो सेकंड में भी होता है, वो फर्स्ट में भी होता है। ठीक है, तो हमने देखते ही अगर हमको राइट हैंड साइड पे कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट दिखा तो हम देखते हैं, क्या बोल देंगे भाई साहब कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक। अगर जब नॉन प्राइम नहीं दिखेगा तब सबसे पहले क्या चेक करें? सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो थर्ड एनएफ में है। तो थर्ड एनएफ में चेक करने का क्या तरीका होता है? थर्ड एनएफ में चेक करने का तरीका होता है कि अगर यहाँ पर आपका नॉन प्राइम है तो इधर आपका नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, इधर आपका नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम जैसे देख रहे हैं तो ये तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ही नहीं है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। क्यों? यहाँ पर क्या है आपका नॉन प्राइम। नॉन प्राइम किसके ऊपर डिपेंड है? पार्ट ऑफ कैंडिडेट के ऊपर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ और आप बताइएगा ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। ए बी इज डिटरमाइनिंग टू, लेट अस सपोज डी। जल्दी बताइए क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? इसको हटा दे रहा हूँ मैं। क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। क्यों है भाई थर्ड नॉर्मल फॉर्म में? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इसलिए क्योंकि आपने राइट हैंड साइड पर क्या देख लिया? राइट हैंड साइड पे आपने देख लिया एक प्राइम एट्रीब्यूट, और प्राइम एट्रीब्यूट आपने देख लिया तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ये हमारा किसमें है, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, इसी कुछ। अच्छा, एक और बात समझिएगा, जैसे आपको एक साथ चार छः दी रहेगी पार्ट, जो ये दी हुई है फंक्शनल डिपेंडेंसी, जैसे ये भी दी हो सकती है, ए बी डी डिटरमाइनिंग टू सी। ठीक, पहली दी है। दूसरा दिया है ए डिटरमाइन टू, लेट अस सपोज एफ। और दिया है ए बी डी ही कर देते हैं, ए बी डी डिटरमाइन टू, लेट अस सपोज एफ।
अब जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। अभी हम लोग डिटेल पूरा क्वेश्चन करेंगे तो और बैठ जाएगा दिमाग में। अभी मेरा मोटिव कितना इतना बताना है आपसे कि आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड चेक करना है। राइट हैंड साइड पे अगर प्राइम है तो थर्ड एनएफ में ऑटोमेटिकली होता है, ठीक। अगर राइट हैंड साइड पे तुम्हारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, नॉन प्राइम है, तब तुम लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर वहां पर आपको क्या मिल रहा है, अगर आपको वहां पर मिल रहा है नॉन प्राइम, तो आप बोल देंगे कि वो थर्ड एनएफ में नहीं है, क्योंकि नॉन प्राइम को नॉन प्राइम डिटरमाइन नहीं कर सकता है थर्ड एनएफ के अकॉर्डिंग। और सेकंड एनएफ में क्या चेकेंगे कि अगर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है तो उसको हम बोल देंगे हाँ भाई साहब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्लियर है बात? तो देखिए आपको यहाँ पर 3-4 ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 डिपेंडेंसी दी है, ऐसे रिलेशन दे देगा। कैंडिडेट की आपको निकालना रहेगा, कैंडिडेट की निकालना आप जानते हैं, इससे फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं। फिर आपको चेक करना रहेगा कि क्या ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, बीसीएनएफ में, ठीक। तो सबसे पहले आपको एबीडी पता चल गया। एबीडी पता चलने के बाद आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, नॉन प्राइम, तो राइट हैंड साइड चेक करो क्या है, एबीडी। हमने कहा ठीक कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, थर्ड में भी है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, थर्ड में भी है। क्यों सेकंड नॉर्मल थर्ड में है? क्योंकि इधर आपका एबीडी है, नॉन प्राइम है, सॉरी इधर आपका कैंडिडेट की है। इसको चेक किए एफ, तो एफ क्या है आपका, नॉन प्राइम, लेकिन इधर आपका कंप्लीट कैंडिडेट की है, तो सेकंड और एनएफ में भी हो गया, थर्ड में भी क्यों हो गया, क्योंकि एफ है आपका नॉन प्राइम और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी उसके ऊपर, कैंडिडेट की के ऊपर। तो हमको ये भी क्या हो गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। बट जैसे इसको हमने देखा, एफ एफ कौन है आपका, एफ है आपका ये नॉन प्राइम, और नॉन प्राइम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम ये बोलेंगे कि अगर ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट के ऊपर है तो ये तुम्हारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो फर्स्ट एनएफ हमने क्या समझा, फर्स्ट एनएफ में हमने ये बात समझी कि अगर आपके पास यार, हेलो, हेलो, आवाज आ रही बेटा? ओके। तो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या समझा था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने ये बात समझी कि वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या बात समझी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने ये बात समझी कि अगर राइट हैंड साइड पे प्राइम है तब तो कुछ नहीं देखना, लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे नॉन प्राइम है तो फिर क्या देखना है हमको कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा कंप्लीट कैंडिडेट की होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर बात करें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने कहा कि अगर वहां पर प्राइम एट्रीब्यूट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या देखना है कि वहां पे नॉन प्राइम ना हो। क्लियर है बात, समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज जरा सा देखो, एक मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, सेकंड में है या नहीं, ये बताना, ठीक है। चेंज कर रहा हूँ मैं जरा सा, बताओ ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है क्या, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है ये? पढ़ाते वक्त ब्रेक होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, यही क्वेश्चन है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं। ओके, बरसा 2 रिप्लाई, पहले नो फिर यस, अब सब लोग यस बोल रहे हैं। जल्दी बताइए भाई, और लोग रिप्लाई करिए। नहीं, ऑडिबल का नहीं पूछ रहा हूँ कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। देखो देखो, चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका ये कि सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, सबसे पहले आपको देखना है एबीडी आपका कैंडिडेट की है, तो प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पता चल गया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि अगर राइट हैंड साइड पे अगर तुम्हारा प्राइम है तब तो देखना नहीं, बट यहाँ पर हमारे पास नॉन प्राइम है, तो सी किस पे डिपेंड कर रहा है, एबीडी पे, सही है। बट अगर यहाँ पर हम अब आए देखें सी,
सॉरी एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो इस बात को, एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सी के ऊपर, नॉन प्राइम के ऊपर। तो हमने क्या बोल दिया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बट क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट की के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको हम बोल देंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। ये वो केस है जब आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक, इज इट क्लियर? अल्फा, प्राइम, बीटा, नॉन प्राइम। यस 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 यस। ठीक, हमने कैसे फाइंड आउट किया बेटा, ध्यान समझ लो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास नॉन प्राइम है, एफ क्या है बेटा हमारा, नॉन प्राइम। तो नॉन प्राइम किसके ऊपर डिपेंड है, नॉन प्राइम हमारा डिपेंड है नॉन प्राइम के ऊपर। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं होगा, बट पार्ट ऑफ कैंडिडेट के ऊपर नहीं डिपेंड है, इसलिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। आगे चले, बहुत दिक्कत कर रहा है नेटवर्क। आगे चले या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके ओके, अच्छा अब हम लोग को समझना है बीसीएनएफ। क्लियर? तो देखो बीसीएनएफ भी काफी इजी है। बीसीएनएफ में क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जो चीजें देखी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हम क्या देख रहे थे कि अगर राइट हैंड साइड पे, अगर राइट हैंड साइड पे हमारा प्राइम होता था तो हम क्या बोल देते थे कि हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। बट बीसीएनएफ क्या कहता है बेटा, बीसीएनएफ तुमसे ये कहता है कि अब राइट और में आपको कुछ भी नहीं देखना है। ध्यान समझना, बीसीएनएफ क्या बोलता है, बीसीएनएफ बोलता है कि आपको राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं देखना। आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। देखो फर्स्ट एनएफ ने क्या बोला था, एटॉमिक हो की वैल्यू, उसका आगे से कोई मतलब ही नहीं। सेकंड एनएफ ने क्या बोला था कि राइट हैंड साइड पे प्राइम है तो छोड़ दो, राइट हैंड साइड पे नॉन प्राइम है तो लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर लो कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ने क्या बोला कि राइट हैंड साइड पे प्राइम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा कोई नॉन प्राइम आ रहा है तो प्रॉब्लम है, उसको यहाँ खत्म हो गया। बट बीसीएनएफ क्या बोलता है, बीसीएनएफ बोलता है कि हमारे पास अगर राइट हैंड साइड में प्राइम है, उसको डिटरमाइन करने वाला कोई नॉन प्राइम हो गया या पार्ट ऑफ कैंडिडेट की हो गया तो भी हम नहीं मानेंगे। हम कब मानेंगे, हम तब मानेंगे जब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लीट कैंडिडेट की होना चाहिए। जैसे देखिए ये एग्जांपल है बेटा, ठीक, इस एग्जांपल में क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी आईडी है, ठीक, एक प्रॉपर्टी आईडी है प्राइमरी की, और कैंडिडेट की इस टेबल का क्या बन सकता है, कैंडिडेट की बन सकता है कॉन्टी नेम और लॉट नंबर। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो आपका क्या बन सकता है, आपका क्रिएट हो सकता है कैंडिडेट की प्रॉपर्टी आईडी, आपका एक एट्रीब्यूट हो सकता है, काउंटी नेम और लॉट नंबर आपका दूसरा हो सकता है। क्लियर है बात? तो इन्होंने कहा इन दोनों को मिलाने पे प्रॉपर्टी आईडी एक हो गया और दूसरा आपका कैंडिडेट की हुआ काउंटी नेम और लॉट नंबर। तो देखिए यहाँ पर जरा सा पहला वाला देखें FD1, तो FD1 के हमेशा लेफ्ट में, ध्यान से देखो, FD1 के हमेशा लेफ्ट में क्या है, प्रॉपर्टी आईडी, दैट इज द प्राइम एट्रीब्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके FD2 में देखिए तो यहाँ पर भी इसके लेफ्ट हैंड साइड, भाई राइट कौन सा होगा, जिधर की ओर एरो है, तो एरिया या प्रॉपर्टी आईडी। अब हमको कुछ देखना ही नहीं, हमें क्या देखना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना है। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, काउंटी नेम और लॉट नंबर दोनों मिलके बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमें इशू नहीं है। बट अगर हम ये थर्ड वाला FD5 जो लिखा हुआ है उसको देखें तो एरिया डिटरमाइन कर रहा है काउंटी नेम को, तो क्या एरिया इस टेबल का कैंडिडेट की है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं है। वैसे तो आप निकालना आता है आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसका दो ही प्राइमरी की था, मतलब दो ही कैंडिडेट की था जिसमें से एक प्राइमरी बन गया, एक प्रॉपर्टी आईडी था और एक काउंटी नेम प्लस लॉट नंबर था। एरिया तो है ही नहीं, तो एरिया कैसे डिफाइन कर रहा है, तो हमने बोल दिया कि ये बीसीएनएफ में नहीं होगा। बीसीएनएफ में नहीं होगा तो बीसीएनएफ में लाने के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान है भाई, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मैंने आपको पहले बताया, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको उठा के अलग टेबल बना दो। तो एरिया से काउंटी नेम की एक टेबल बना दी गई और दोनों के बीच में एक को कॉमन रख लिया गया। एरिया यहाँ पे प्राइमरी एट्रीब्यूट था तो यहाँ पे फॉरेन एट्रीब्यूट की तरह, फॉरेन की तरह रख लिया गया है। तो आप बात को समझ रहे होंगे। जैसे देखो ये अगला एग्जांपल भी बी वाला तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर ए और बी दोनों मिलके, देखो दोनों के नीचे अंडरलाइन है ना, दोनों मिलके आपका क्या बना रहा है, कंपोजिट की, दोनों मिलके सी को तो डिटरमाइन कर ले रहे हैं, बट सी से FD2 ये आपका BCNF में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि सी आपका प्राइम एट्रीब्यूट, सॉरी प्राइमरी की या कैंडिडेट की नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आई तो बताइए, अदरवाइज हम लोग प्लीज रिपीट ऑल द कंडीशन वंस अगेन। अच्छा BCNF तक बात समझ में आई, उसको तो मैं बता दूंगा। BCNF क्लियर है?
BCNF क्लियर है? बहुत कितना आसान है ये सब, नेटवर्क की वजह से सब इतना दिक्कत हो रहा है ना, क्या बताएं, एकदम एक एक मिनट का है सब। चलो यहाँ तक BCNF तक क्लियर है, मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। पहले बताओ BCNF समझ में आया कि नहीं? BCNF का केवल इतना सा मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा प्राइम एट्रीब्यूट ही होना चाहिए, और कुछ नहीं। भाई जो लोग नहीं दिख रहे, अनुग्रह एक काम करना, उसको अपलोड कर देना तो समझ में आ जाएगा, वहां से एक बार देख लेंगे, ठीक है? लेक्चर अपलोड कर देना चैनल पे चले जाएंगे, देख लेंगे, ठीक है? चलो अब देखो, मैं एक बार पूरी बात आपको फिर से दोहरा रहा हूँ और फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर आवाज़ सही होगी तो समझ में आ जाएगा। मैं वाकई बता रहा हूँ, ये सब इतना ज़्यादा इजी है ना कि नेटवर्क की वजह से इतना टाइम लग रहा है, वरना तो बहुत पहले हम लोग ये सब खत्म कर चुके होते। 3 लेक्चर से यही हो रहा है। देखिए, फर्स्ट एनएफ में वैल्यू को एटॉमिक चेक करना रहता है। सेकंड एनएफ में क्या करना रहता है? सेकंड एनएफ में हम ये चेक करते हैं कि आप सबसे पहले राइट हैंड साइड चेक करते हैं। अगर राइट हैंड साइड पे तुम्हें प्राइम दिख गया तो आगे तुम्हें चेक ही नहीं करना है। अगर राइट हैंड साइड पे तुम्हें प्राइम नहीं दिखता है, नॉन प्राइम दिखता है, बात को ध्यान से समझना, अगर राइट हैंड साइड पे तुम्हें नॉन प्राइम दिखता है तब तुम चेक करोगे। सेकंड एनएफ के लिए क्या चेक करना है? कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। सेकंड एनएफ के लिए क्या चेक करना है? कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एबीडी जैसे हमारा कैंडिडेट की था और डिपेंडेंसी अगर ये है E2F, बात को बेटा ध्यान से सुनना, E2F, तो ये मेरा सेकंड एनएफ में हो सकता है। तुम लोग यहीं पे कंफ्यूज करोगे, ध्यान से सुन लो, ये मेरा सेकंड एनएफ में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि F एक नॉन प्राइम है और नॉन प्राइम को डिटरमाइन कोई भी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? E कर रहा है। तो हमको इस बात से मतलब नहीं है। हमको इस बात से मतलब किस में होता है? थर्ड एनएफ में, जब हम मामले को और स्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक, तो आप मेरी बात को ध्यान सुनिए। एबीडी अगर वहां पर क्या था? एबीडी हमारा कैंडिडेट की था। क्लियर? एबीडी कैंडिडेट की है तो ई और एफ क्या हो जाएंगे? नॉन प्राइम हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे तुम क्या देखोगे? नॉन प्राइम को। नॉन प्राइम को तुमने देखा तो तुम लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे। अगर यहाँ पर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की होता तो तुम बोल देते कि सेकंड एनएफ में नहीं है, बट यहाँ पर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है तो तुम क्या बोलोगे? सेकंड एनएफ में है। लेकिन अब थर्ड एनएफ को चेक करने के लिए क्या देखोगे? राइट हैंड साइड पे प्राइम नहीं है, नॉन प्राइम है, यस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चेक करोगे? कि यहाँ पर अब केवल की होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ गए? यहाँ पर क्या होनी चाहिए? की। देखो सेकंड एनएफ क्या करता है? सेकंड एनएफ यहाँ पर नॉन प्राइम को अलाउड कर देता है, बट आपका जो थर्ड एनएफ है वो कहता है यहाँ पर नॉन प्राइम नहीं चलेंगे, नॉन प्राइम को यहाँ से हटाइए। क्लियर है बात? यहाँ पर क्या आना चाहिए? की आना चाहिए। क्लियर? और BCNF क्या कहता है? BCNF कहता है अब हम राइट में कुछ भी नहीं देखेंगे, ना प्राइम ना नॉन प्राइम, हमको यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए? यहाँ पर मुझे कैंडिडेट की ही होनी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए। अब आवाज आ गई? सब कुछ सही था? हेलो? फिर चली गई क्या? हेलो? चलो तो क्लियर है, चलो डाउट कर लो, कोई बात नहीं है, क्लास ही जाने दो, एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? जो मैंने जितना बोला, पूछा, बताया, फर्स्ट एनएफ से BCNF तक सबको एकदम क्लियर है? तभी आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ दिक्कत नहीं है। मनीष, हाँ क्लियर है? आगे आशीष? मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, बहुत एकदम मैथ, मतलब मैथ से भी इजी है ये, थोड़ा सा नेटवर्क इशू वजह से हम लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बस और कोई बात नहीं है। ओके ठीक, वेरी गुड। चलिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, आप बताइएगा। ये हम लोगों ने सारे इसके एग्जाम्पल ही लिए थे ना? ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था, देखो जरा। देखिए, आई थिंक ये एग्जाम्पल हमने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सेकंड वाले में तो हो गया था, सेकंड सेक्शन में, बट आप क्या नहीं हुआ था। ठीक, देखिए क्या है, बुक का है तो ज़्यादा इजी है, बाकी तो छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। देखिए SSN और P नंबर, ये हुआ था या नहीं डिस्कस हुआ था? जल्दी बताओ।
कोई बात नहीं, हो भी गया हो तो क्या करना, एक बार और हो जाएगा। एसएसएन और पी नंबर ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके तुम्हारा क्रिएट कर रहे हैं किसको, प्राइमरी की को। इस टेबल की जो आपको कैंडिडेट की और प्राइमरी की बताई गई है वो देखो, जब दोनों के नीचे बार बना हुआ है तो हम क्या समझते हैं, दोनों के नीचे बार बना हुआ है तो हम समझते हैं कि दोनों मिलके बना रहा है। ठीक, नहीं भी दिया हो तो आपके पास देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, आप इसका कैंडिडेट की पता कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट की कैसे पता करते थे कि भाई ऐसे पता करते थे कि जहां पर एरो नहीं आया है या राइट हैंड साइड में जो नहीं है वो इसेंशियल हो जाते थे। तो इस टेबल के इसेंशियल कौन कौन होंगे, एसएसएन और पी नंबर। तो सबसे पहले इसेंशियल का क्लोजर निकालते थे, अगर इसेंशियल का क्लोजर निकालने पर सब कुछ मिल गया तो वो हमारा की हो जाता था। तो यहाँ पर देखो इसेंशियल ही हमारे क्या बन रहे हैं, इसेंशियल हमारे कैंडिडेट की बन रहे हैं। इज इट क्लियर, नाउ चेक। और अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है विच इज वायलेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एनएफ इन दिस एफडी1 एफडी2 एफडी3, कौन सी वायलेट कर रही है, जल्दी बताइए, तुरंत आंसर करिए, बहुत आसान है। देखो यही तुम लोग गलत करते हो। अब जैसे कोई एक एक आंसर करने लगे अगर एक बार दो चीज गड़बड़ है, दोनों बताओ, एफडी केवल एफडी दिए, एक ही देख रहा, बाकी भी तो देखो। केवल एफडी थोड़ी गड़बड़ है। बाकी लोग भी बताएं भाई। फरहान, आंसर करो। समझ में आ गई आप लोग को बात कि FD2 और FD3 दोनों गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है भाई, क्योंकि FD2 क्या कह रहा है, FD2 कह रहा है ई नेम इज नॉन प्राइम, नॉन प्राइम को कौन डिटरमाइन कर रहा है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, दैट्स व्हाई FD2 इज नॉन सेकंड एनएफ। FD3 की बात करें तो FD3 के केस में क्या है, पी नेम और पी लोकेशन, इन दोनों को कौन डिटरमाइन कर रहा है, इन दोनों को पी नंबर डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो पी नंबर इज द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। अब देखो टेबल ब्रेक करने से पहले देख लेंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन ब्रेक हो रहा है। तो पहले हम लोग समझ लेंगे कैसे ब्रेक करते हैं। मैंने आपसे आपसे कहा था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको उठा के अलग टेबल में रख दो। तो कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एसएसएन से ई नंबर, एसएसएन और ई नेम को उठाएंगे, अलग टेबल बना देंगे। तो अब बोलोगे सर दोनों टेबल जब आप इसको अलग बना रहे हैं तो दोनों के बीच में एक कोरिलेशन होना चाहिए। कोरिलेशन कौन होगा भाई, एसएसएन ई नेम को डिटरमाइन कर रहा है, तो जिस टेबल को तुम अलग कर रहे हो उसकी कैंडिडेट की कौन बनेगी या उसकी प्राइमरी की कौन बनेगी, एसएसएन। तो वहां पे प्राइमरी क्यों बन रही है, तो एसएसएन को यहाँ पे रख लेंगे एज अ फॉरेन की, या हो सकता है हम लोग बस मतलब एसएसएन को इस टेबल में रखेंगे, जो डिटरमाइन कर रहा है उसको हम लोग इस टेबल में भी रखेंगे, उस टेबल में भी रखेंगे। अगला कौन सा कर रहा है प्रॉब्लम, पी नंबर से पी नेम और पी लोकेशन। तो पी नंबर, पी नेम और पी लोकेशन को टेबल से तोड़ के अलग कर लेंगे, बट पी नंबर को हम लोग ओरिजिनल टेबल में भी रखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को। तो ई नेम, पी नेम और पी लोकेशन इस टेबल से गायब हो जाएगा। भाई देखिए डिकम्पोजिशन नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए, मैं फिर से बता दूं। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कौन कर रहा है, एसएसएन से ई नेम, तो एसएसएन से ई नेम को उठा के अलग टेबल में बना दी है, बट यहाँ पर उस टेबल को ओरिजिनल टेबल को ज्वाइन करने के लिए एक कॉलम रखना पड़ेगा। तो किसको रखेंगे, जो वहां पे प्राइमरी की बना है, एसएसएन वहां भी है, एसएसएन यहाँ भी रहेगा। पी नंबर से ये तीनों हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, सॉरी दो हो रहे हैं, पी नेम और पी लोकेशन। तो पी नेम पी लोकेशन को पी नंबर के साथ हटा देंगे टेबल से, बट पी नंबर को यहाँ भी रखेंगे। आइए देखिए बिल्कुल यही काम यहाँ पर किया गया होगा। कहाँ गया, हाँ यही तो है। ठीक, देखिए जो बोला है आपसे, एसएसएन पी नंबर मिलके आर्स को कर रहे हैं, पहला वाला सही है। सेकंड, एसएसएन ई नेम को कर रहा है और पी नंबर पी नेम और पी लोकेशन को कर रहे हैं। तो मेन टेबल में आप देख लीजिए, जो मैंने आपसे कहा कि एसएसएन और पी नंबर है, बाकी के सारे कॉलम गायब हो गए। अब जरा सा जल्दी से बताओ, अगला अगला देखो एग्जांपल, और बताओ कि किस नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो लिख जाता है बार बार, गड़बड़ी है। हाँ देखिए, बताइए जरा सा कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, जल्दी बताओ, बी वाला एम्प्लॉयड डिपार्टमेंट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्या चल, हेलो,
हेलो। हाँ तो बताइए जल्दी से, इसको क्या करना है, ये कौन सी टेबल, अगर आवाज आ रही तो जल्दी बताओ। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये जो टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? है। ओके। क्यों है भाई, बाकी लोग भी बताएं क्यों है। क्योंकि बाकी की अगर इस डिपेंडेंसी की बात करें, एसएसएन जो डिटरमाइन कर रहा है ई नेम, बर्थ डेट, एड्रेस और डी नंबर को, तो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा बिल्कुल है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में खुद एसएसएन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्राइमरी की है तो हम, ये तो हमको देखते ही पता चल गया कि बीसीएनएफ तक है। बट इसको देख रहे हैं, डी नंबर से डिटरमाइन कर रहा है डी नेम और एमजीआर एसएसएन को, तो डी नेम और एमजीआर एसएसएन क्या है, डी नेम और एमजीआर एसएसएन नॉन प्राइम है, और नॉन प्राइम को कौन डिटरमाइन कर रहा है, तो डी नंबर कर रहा है, नॉन प्राइम कर रहा है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है सेकंड एनएफ के केस में, जब उसको पार्ट ऑफ कैंडिडेट की कर रहा होता, तो हमने बोला कि सेकंड एनएफ में है, तो क्या ये थर्ड एनएफ में है? थर्ड एनएफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि डी नेम और डी एमजीआर एसएसएन को कौन डिटरमाइन कर रहा है, डी नंबर, विच इज द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रोक अप दिस टेबल। डी नंबर, डी नेम एंड डी एमजीआर डी एसएसएन जो भी है वो एक अलग टेबल बनेगा, उस टेबल का प्राइमरी की कौन बनेगा, डी नंबर बनेगा, तो वहां पे जो प्राइमरी की बन रहा है उसकी एक कॉपी यहां रखनी पड़ेगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बस सिंपल सा ये टेबल आपका ब्रेक होके मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एसएसएन से सब कुछ हो गया, डी नंबर से ये दोनों हो गए, और डी नंबर की एक कॉपी हम लोगों ने यहाँ पर भी रखी है। बोलिए भाई, बात समझ में आ गई? अच्छा अब जल्दी से बताओ कि ये जो डिपेंडेंसी तुमको दिख रही है ईडी1 और ईडी2, क्या ये आपकी बीसीएनएफ में है? बीसीएनएफ में है, जल्दी बताओ, बीसीएनएफ में है क्या? इज द ईडी1 एंड ईडी2 इज इन बीसीएनएफ? बीसीएनएफ में है? यस, बीसीएनएफ में है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्राइमरी की दिख रहा है। तो अब इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे, मतलब आपको डिपेंडेंसी दी रहेगी, सबसे पहले कैंडिडेट की पता करनी पड़ेगी, कैंडिडेट की के बाद हमको पता करना पड़ेगा कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पता चल जाएगा। सर ईडी2, ईडी2 में क्या है? हाँ तो ईडी2 में कहाँ दिक्कत है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, डी नंबर, तो ईडी2 भी बीसीएनएफ में होगा। पूछ रहे हो? अदिति कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ तो ये हमने कर दिया ना, देखो इस टेबल की प्राइमरी की कौन बना दी है, एसएसएन। या भाई देखिए, ब्रेक करने का सिंपल तरीका है, एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए। जो भी आदमी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम डी नंबर क्रिएट कर रहा है, और उसके साथ डी नेम और एमजीआर एसएसएन कर रहे हैं। भाई एक घर के लोग थे, बनाया गया था इनको मुखिया, एसएसएन को प्राइमरी की इनको बनाया गया था, बट डी नंबर ने कहा कि नहीं हम भी बनेंगे, 3NF को ब्रेक करने लगा, तो डी नंबर के साथ डी नेम और एमजीआर एसएसएन को इन्होंने अपने घर से निकाल दिया, बट इनके साथ थोड़ा सा क्या कर रखा है, एक कॉपी क्रिएट कर रखी ताकि हालचाल पता चलता रहे। बस इस तरह का समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने क्या किया, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है डी नंबर, डी नेम और एमजीआर एसएसएन, उसको उठा के बाहर कर दिया टेबल से। तो इस टेबल की जो हमने प्राइमरी की बनाते हैं वो किसको बना रहे हैं, यही भाई डिटरमाइन करना चाह रहा था, तो इसी को यहाँ पर प्राइमरी की बना दिया, खत्म बात। क्लियर है? चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है? सोचा बहुत कुछ था, हो कुछ नहीं पाया आज, चलो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 4NF। बीसीएनएफ तक आपको मामला क्लियर है। 4NF बहुत आसान है, मतलब थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली टफ है। ठीक, थ्योरेटिकली समझते हैं। देखो बाकी जो बात है वो तो बीसीएनएफ हो गई। 4NF देखो दो बातें कहता है, क्या
आर इज ऑलरेडी इज इन 3NF में हो या BCNF में हो, 3NF में हो या BCNF में हो। अच्छा, BCNF की डेफिनेशन क्या थी? BCNF की डेफिनेशन को एक लाइन किया क्या कि अल्फा टू बीटा अगर है तो अल्फा टू बीटा या तो ट्रिवियल हो, ट्रिवियल का मतलब आपको बताया था कि बीटा इज सबसेट ऑफ, मतलब वो कह रहा है कि ये तो ट्रिवियल है तो होता ही होता है, उसको छोड़ ही दो। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अल्फा इज द सुपर की ऑफ आर। तो यही बात तो हम लोग कह रहे थे कि लेफ्ट में हमेशा क्या देखो, लेफ्ट में देखो कि ये जो आपके पास अल्फा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइमरी की। तो BCNF की ये डेफिनेशन थी। क्लियर है? चलते हैं आगे। 4NF की बात करते हैं। 4NF में कुछ नहीं है। 4NF आपसे कहता है कि आपका जो रिलेशन है वो 3rd NF या BCNF में होना चाहिए, और इसके साथ देखो ध्यान से, नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी शुड बी देयर। वहां पर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इस बात का क्या मतलब है? बहुत आसान है। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का मतलब ये है, समझना। मल्टी वैल्यूड तो पता है आप लोग को, ठीक। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इस बात का मतलब समझो। जैसे देखो यहाँ पर फिजिक्स के लिए अंकित लिखा हुआ है, फिजिक्स के लिए फिर अंकित है, फिजिक्स के लिए राहत है और फिजिक्स के लिए राहत है। तो याद करो, जैसे फोन नंबर, एक लड़का है और उसके दो फोन नंबर हैं, ठीक। तो वो मतलब ये किस टाइप का है? स्टूडेंट नेम, ये जो टेबल है कोर्स स्टूडेंट बुक, इसके करस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट नेम जो है तुम्हारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ऐसा तुम मान लो, ठीक है। ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसा है, मल्टी वैल्यूड। टेक्स्ट बुक कैसा है, मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड कहने का क्या मतलब है कि एक फिजिक्स के लिए टेक्स्ट बुक 2-3 हो सकती है, एक फिजिक्स के लिए स्टूडेंट नेम 2-3 हो सकता है। बोलिए भाई, बात क्लियर है या नहीं? मल्टी वैल्यूड यही तो होता था। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, नहीं है। क्लियर? अब समझना बात को कि मैंने कहा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब आपके पास दो कॉलम में, ध्यान से सुनना, दो कॉलम हो, मतलब टोटल तो 3 कॉलम है, ऐसा समझ सकते हो, 3 से ज्यादा कॉलम है, ठीक। एटलीस्ट 3 कॉलम हो जिसमें एक तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा जैसे प्राइमरी की हो गया। तो हम कह रहे हैं कि जो बाकी के दोनों हैं, ध्यान से सुनो, बाकी के जो दोनों कॉलम हैं वो मल्टी वैल्यूड टाइप के हों और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। कहने का क्या मतलब है? कोर्स के लिए स्टूडेंट नेम मल्टी वैल्यूड टाइप का है और टेक्स्ट बुक मल्टी वैल्यूड टाइप की है। मल्टी वैल्यूड कहने का मतलब आपको पता है कि एक बच्चे के लिए जैसे कई सारा फोन नंबर हो तो उसको मल्टी वैल्यूड बोलते हैं। इसी तरह से फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो बोल रहे हैं कि 2-3 लोग पढ़ सकते हैं, 3-4 लोग पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री 2-3 लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश एक हम रीड करें तो फिजिक्स ही आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या आवाज चली गई थी? हेलो, फिर गई क्या यार? आ रही है आवाज? हेलो, ओके, नाउ ऑडिबल। कहाँ तक सुने तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार, आज तो दिमाग खराब हो गया मेरा। चलिए देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक आपके पास टेबल है जिसमें एटलीस्ट 3 कॉलम है, ठीक। और कोई 2 कॉलम ऐसे हैं जो मल्टी वैल्यूड टाइप के हैं। मल्टी वैल्यूड बोलने का ही मतलब होता है कि अगर फिजिक्स की वैल्यू रिपीट हो रही है तो ये वैल्यू जरूरी नहीं कि रिपीट हो। मल्टी वैल्यूड का ही मतलब था ना, जब फोन नंबर याद करो तो अगर एक लड़का है मान लो रमेश, तो रमेश के तीनों फोन नंबर, आप ये वो याद करिए जो हम लोगों ने वो पढ़ा था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या पढ़ा था? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास जो भी मल्टी वैल्यूड टाइप का होता था तो प्राइमरी की के साथ उसको हम लोग अलग कर देते थे, प्राइमरी की के साथ उस वैल्यू को हम लोग अलग कर देते थे। यही हम लोग करते थे किसके केस में? मल्टी वैल्यूड के केस में। तो कहा ये जा रहा है कि अगर आपके पास, मैं बात को रिपीट कर रहा हूं फिर से, आवाज कटेगी तो बता, पास जैसे जो कॉलम है, 2-3 कॉलम है, तो उन 2-3 कॉलम में से कोई 2 कॉलम मल्टी वैल्यूड टाइप के हैं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नेम और टेक्स्ट बुक, ये दोनों के दोनों कॉलम मल्टी वैल्यूड टाइप के हैं। बट ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। भाई फिजिक्स को बताया गया कि अंकित के लिए पढ़ रहा है, फिजिक्स राहत पढ़ रहा है, फिजिक्स की एक बुक चलती है मैकेनिक्स, फिजिक्स की एक बुक चलती है ऑप्टिक्स,
क्लियर है? बट ये दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है। इस तरह का जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखता है या इस तरह का जो मामला दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें वो मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी आप समझिए पहले कि बात क्या है। बात यह है कि दो कॉलम है और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो वहां पर हम बोलते हैं कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। तो अगर ऐसा है तो टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बात समझ गए? यहाँ पर ये टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है वो बात समझना, 2 मिनट है, 2 मिनट में समझ जाओगे। मान लो जैसे कि फिजिक्स के लिए बताया गया, फिजिक्स के लिए देखो ध्यान सुनना बेटा, फिजिक्स के लिए यहाँ पर दो बुक बताई गई है, एक मैकेनिक्स और दूसरी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहिए नहीं तो कुछ भी मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर फिजिक्स के लिए आपने कोई भी बुक और एंटर की, लेट अस सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पर कर दी तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिजिक्स का एक टाइप हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम समझो, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमको सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखना पड़ रहा है। अंकित के साथ एक बार मैकेनिक्स लिखे, अंकित के साथ एक बार ऑप्टिक्स लिखे, राहत के साथ एक बार मैकेनिक्स लिखे, राहत के साथ एक बार ऑप्टिक्स लिखे। क्लियर है बात? जैसे केमिस्ट्री केवल अंकित पढ़ रहा था, लेकिन अंकित के साथ हमको ऑर्गेनिक भी लिखनी पड़ी, इनऑर्गेनिक भी लिखनी पड़ी। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में, स्टूडेंट नेम और टेक्स्ट बुक, ये दोनों कॉलम आपस में इंडिपेंडेंट है, तो आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने पड़ रहे हैं। अगर आप फिजिक्स के लिए किसी भी एक लड़के को फिर से इंसर्ट करेंगे तो आपको मैकेनिक्स लिखना पड़ेगा एक, और एक ऑप्टिक्स लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? सो दिस इज द प्रॉब्लम इन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जिसको हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हटाते हैं। मैं आपसे बहुत वही कह रहा हूँ, थ्योरेटिकली ये बहुत आसान है, प्रैक्टिकली थोड़ा टफ है, बट थ्योरेटिकली समझने में कोई डाउट नहीं है। कि मान लीजिए दो कॉलम है आपके, कैसे कोई भी पूछे, इफ देयर आर टू कॉलम्स व्हिच आर of multi-valued type and they are independent to each other, then in that case there would be multi-valued dependency, which is the problem in fourth normal form. By fourth normal form we remove this multi-valued dependency. Clear है बात? समझ में आ गई? multi-valued dependency समझ में आई या नहीं, जल्दी बताइए, is it clear? अरे यार चलो मैं अगली बार से नेट एकदम सही रखता हूँ। क्लियर है यार? दो लोगों ने बताया क्लियर है, पहले से पढ़े होंगे और क्या। क्लियर है? चलिए बाकी हम लोग करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, सब परेशान ना हो, है ना? आ गया अनूप, एक दो तीन, तीन लोग बताए कि आ गया बस। चलिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बंद करो, पता नहीं क्या हो रहा है।